हेलो बच्चों, आप सभी का सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की एक वीडियो बनाई, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 को कवर किया और उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। और ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के आपके 9 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गए। यदि अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। उसी के बाद आप ये पार्ट 2 में शामिल होने जा रहे हैं, ठीक है। आज का देखो, आज का जो वीडियो हमारा ये है बेटा पार्ट 2, ठीक है ना। ये है पार्ट 2 और हम इसे शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 से, क्योंकि 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारी 51 स्लाइड्स कंप्लीट हो गई थी, 52 पर हम पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो देखेंगे हमारा जो 10वां चैप्टर है यहाँ पर, उसका नाम है वायुमंडल में जल, ठीक है ना। वायुमंडल में जल। चलिए देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मात्र आप इस वीडियो को कर लेने से ही आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो देखेंगे यहाँ पर आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि बादल कैसे बनते हैं, ठीक है ना। बादल कैसे बनते हैं। यदि बात की जाए बादल कैसे बनते हैं, आपने बचपन की क्लासों में पढ़ा होगा कि बादल बनने का क्या प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर 11वीं के अकॉर्डिंग आपको कुछ अलग बताना होता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या आंसर रहेगा हमारा। आप कहेंगे कि बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूल कण जो होते हैं वो केंद्रकों के चारों ओर जाकर क्या करते हैं, जल वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। जल वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, अधिकांश दशाओं में मेघ क्या करते हैं, जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, लेकिन ये बर्फ के भी बने होते हैं। बस शर्त ये है कि तापमान क्या होना चाहिए, हिमांक से नीचा होना चाहिए। देखो आपको इस आंसर में तो कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आप ये कहेंगे कि हमारे वायुमंडल में कई सारे महीन धूल कण मौजूद हैं जो क्या करते हैं, जल वाष्प को आपस में इकट्ठा करने का काम करते हैं। और जब ये जल वाष्प एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद ये मेघों का निर्माण कर देता है। आपको पता है कि ये जो मेघ होते हैं जल की बूंदों से बने होते हैं, कहीं कहीं ये बर्फ़ के कणों से भी बने होते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जो तापमान है वो हिमांक से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर यहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या है और ये किन बातों पर निर्भर करता है। देखो आपको पता है वाष्पीकरण क्या है बेटा। वाष्पीकरण एक ना अवस्था है, एक ऐसी कह सकते हो आप इसे, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो तरल है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है ना। क्या कहेंगे कि वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल कोई चीज़ यानी कि लिक्विड कोई चीज़ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, ठीक है। आपको इसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या कि 1 ग्राम जल को जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बेटा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखोगे। इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि देखो जब हम किसी भी तरल पदार्थ को वाष्पीकरण में बदल रहे हैं यानी कि भाप में बदल रहे हैं, जलवाष्प में बदल रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो कितनी ऊर्जा चाहिए, लगभग 600 कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए बेटा, आप कहेंगे 600 कैलोरी ऊर्जा हमें चाहिए होगी यहाँ पर, तब जाकर ये वाष्पीकरण होगा। इसके बाद देखेंगे क्या कहते हैं कि वाष्पीकरण की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है, उसके विस्तार पर, पवन वेग पर, ठीक है। और एक चीज़ और जोड़ लोगे, आर्द्रता पर, ठीक है ना। किस पे, आर्द्रता पर। तो इन चीज़ों पर हमारा वाष्पीकरण निर्भर करता है कि कब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी और कब निम्न होगी, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है ओस क्या है, ठीक है ना। आपने देखा है सर्दियों का मौसम चल ही रहा है, ठीक है ना। सर्दियों में यानी कि ओस क्या है ये बताना है, और ओस बनने के लिए, ठीक है ना, ओस कब बनेगी उन परिस्थितियों की बात करेंगे हम यहाँ पर, कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो होनी ज़रूरी हैं तभी ओस बनेगी। देखिएगा ज़रा, हमने कहा ओस संघनन का रूप है। किसका रूप है, संघनन का। ओस किसका रूप है बेटा, संघनन। संघनन का मतलब समझते हो ना, इकट्ठा होना, धूल के कणों का या जलवाष्प का इकट्ठा होना संघनन है। तो हमने कहा ओस क्या है, संघनन का रूप है। दिन के समय पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उस दौरान पृथ्वी गर्म हो जाती है। और रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय ठंडी हो जाती है, ठीक है। ये कॉमन सी बात है कि दिन के समय पृथ्वी गर्म होगी और रात के समय पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बेटा पृथ्वी का तल इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि उससे छूने वाली जो वायु है
ठीक है ना, उससे छूने वाली जो वायु है उसका तापमान भी कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखो दिन के समय में सूर्य ताप पड़ा पृथ्वी पर, पृथ्वी हो गई गर्म, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है, रात का समय होता है, उस समय पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन किसी दौरान में क्या होता है कि पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसलिए पृथ्वी के तल से जो हवा टच हो रही होगी ना, वो भी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और फिर यही जल वाष्प की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगी और वही छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों के ऊपर या अन्य प्रकार के तल पर जम जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटा, ओस कह देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कह देते हैं, ओस कह देते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसके लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या हैं, इसके लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या हैं वो देखेंगे हम। हमने कहा सबसे पहले लंबी रातें। देखो लंबी रात का होना आवश्यक है ओस बनने के लिए। क्यों? क्योंकि दिन के समय पृथ्वी जब हमारी गर्म हो रही है तो पृथ्वी को ठंडा होने के लिए समय चाहिए, और पृथ्वी ठंडी कब होती है, रात के समय होती है, इसलिए लंबी रातों का होना आवश्यक है, तभी जाकर ओस बनेगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बेटा, इसके बाद क्या, मेघ रहित आकाश, यानी कि बादल भी, आसमान भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। आसमान जब साफ होगा तब जाकर आपकी ओस बन पाएगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बेटा क्या, शांत वायु, क्योंकि देखो शांत वायु होगा तो क्या होगा, जिससे आपका वाष्पीकरण अच्छे खासे से होगा और ऊपर जाकर जो जल की बूंदें, वाष्पीकृत बूंदें हैं, वो एक जगह इकट्ठी होंगी, ठीक है। और बाद में ये पेड़ पौधे इनकी पत्तियों के ऊपर या किसी भी चीज़ के तल के ऊपर जम जाएगी, तो शांत वायु का होना भी आवश्यक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेटा सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना, देखो आर्द्रता का मतलब तो आप जानते हैं, आर्द्रता का मतलब क्या है, आर्द्रता का मतलब होता है बेटा आपका क्या, जब वायु के अंदर जल की मात्रा हो। दोबारा सुनो, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, वायु के अंदर जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अगर आर्द्रता अधिक है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे वाष्पीकरण भी अच्छे खासा होगा और जिससे ओस बनेगी अच्छे से, है ना, ओस बनेगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट जो जरूरी है वो है ओसांक का हिमांक से ऊंचा होना, ठीक है ना। देखो हिमांक क्या है, अगर ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई, मान लो कि तापमान ज़्यादा हो गया, हिमांक क्या होता है, एक ऐसा तापमान जिस पर जो जल है वो हिम बन जाए, यानी कि बर्फ बन जाए। तो हमने कहा जब बर्फ बनने के तापमान से ऊंचा होगा तभी तो ओस बन पाएगी ना, क्योंकि वरना वो बर्फ नहीं बन जाएगा। इसलिए ओस बनने के लिए ओसांक का हिमांक से ऊंचा होना अति आवश्यक रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका तुषार। तुषार क्या है, ठीक है, तुषार क्या है, तो आप कहेंगे जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो जाए। क्या कहा बेटा, ध्यान से समझोगे, जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो जाए, यानी कि 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री से क्या हो जाए, 0 डिग्री से नीचे हो जाए, तब ओसांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है। तब ठंडी सतह को जो ठंडी सतह होती है उस पर बनने वाली, उस पे क्या बनता है, उस पे बनता है तुषार। आपका क्या बन जाता है, तुषार बनता है। इसको समझेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं तुषार को एक ठंडी हवा से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ऐसा। तो हमने कहा जब संघनन का तापमान, संघनन समझ पा रहे हो आप कि जल वाष्प जब इकट्ठा हो रहा है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। हमने कहा जब संघनन का तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाएगा, यानी कि तापमान क्या हो जाए, टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे हो जाए, माइनस में हो जाए, तो उसी को तो हम ओसांक कहेंगे, ठीक है ना, उसे हम ओसांक कहेंगे। और उस समय जो ठंडी सतहों पर चल रही होंगी ना हवाएं, उसको हम क्या कह रहे हैं, तुषार कह रहे हैं, ठीक है। समझिए, यहाँ तक बात समझ आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका संघनन क्या है और संघनन के लिए कौन कौन सी दशाएं जरूरी हैं, इसकी विश्लेषण कीजिए। कह रहे हैं जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है ना, ये हमारा आंसर है क्या, कि जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। यानी कि जब ये जल वाष्प जमीन से उठकर भाप वाष्पीकरण के दौरान ऊपर इकट्ठा होता है, जल बनता है, इसी तो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब संघनन बनाने के लिए कौन कौन सी दशाओं का होना जरूरी है, उस पर बात करेंगे बेटा, ठीक है। कौन कौन सी दशाएं होनी जरूरी है, अब उस पर बात करने वाले हम। तो देखेंगे यहाँ पर हमने कहा सबसे पहला बेटा वायु का आयतन, वायु का आयतन नियत हो, नियत यानी कि फिक्स हो, एवं तापमान ओसांक तक गिर जाए, ठीक है। क्या कहा, वायु का आयतन कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए,
और तापमान ओसांक तक गिर जाए। ओसांक क्या बताया अभी कि एक ऐसा तापमान जिस पर ओस बने, उसे हम क्या कहेंगे, ओसांक कहेंगे। तो अगर ओसांक से नीचे होगा तब जाकर संघनन हो पाएगा। सेकंड है इसका, सेकंड दशा क्या है कि वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। ठीक है, वायु का आयतन भी कम हो जाए और तापमान भी कम हो जाए, तब आपका ये संघनन हो जाएगा। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल प्रविष्टि हो जाए। यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो जाए, वायु के अंदर यानी कि आर्द्रता का बढ़ जाना। सीधा सा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आर्द्रता का बढ़ जाना। यानी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी तो संघनन होना पॉसिबल रहेगा। ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट क्या है इसका, लास्ट दशा क्या है, हवा के तापमान में कमी संघनन की प्रमुख दशा है। यानी कि जब हवा का तापमान क्या हो जाए बेटा, हवा का तापमान में कमी आ जाए। ठीक है, तो देखो संघनन के लिए एक चीज़ तो बेटा इंपॉर्टेंट है क्या, कि तापमान हमेशा, जो आपका टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, तापमान कम होगा तभी संघनन हो पाना पॉसिबल रहेगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि बादल कैसे बनते हैं और बादलों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझने की देरी है कि बादल बनते कैसे हैं। देखो हमने कहा बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित जो महीन धूल कण है, जब वो केंद्रकों के चारों ओर जल वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं, उससे बादलों का निर्माण होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो बादलों का निर्माण है वो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है ना, पृथ्वी पर थोड़ी ना होता है, पृथ्वी से ऊंचाई पर होता है बादलों का निर्माण। इसलिए उनके विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में बांटा है बेटा। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बादलों को कितने वर्गों में बांटा है, तो आप क्या कहेंगे, 4 वर्गों में। और किन किन आधार पर बांटा है, एक तो विस्तार यानी कि फैलाव, दूसरा है घनत्व, तीसरा है पारदर्शिता कि आर पार दिख रहा है उस बादल से या नहीं, और चौथा है आपका क्या, अपारदर्शिता। ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, पहला जो बादल का वर्गीकरण किया गया उसे कहा गया क्या, पक्षाभ मेघ। क्या कहा गया, पक्षाभ मेघ कहा गया उसे। आप याद क्या करोगे इसमें से, आपको याद रखना है कि इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, क्या कहा हमने, 8000 से 12000 की मीटर की ऊंचाई पर कौन से मेघ होंगे बेटा, पक्षाभ मेघ होंगे। कौन से, पक्षाभ मेघ। ठीक है, इसके बाद ये बादल कैसे होते हैं, पतले होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, जो पंख जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, पंख जैसे। ठीक है ना, और ये हमेशा कौन से रंग के होंगे बेटा, ये हमेशा सफ़ेद रंग के होंगे। ठीक है, जो पक्षाभ मेघ होंगे वो सफ़ेद रंग के होंगे, पंख के समान दिख रहे होंगे, पतले हुए होंगे और बिखरे हुए होंगे, और इनकी ऊंचाई याद रखनी है। तो पहला जो बादल का प्रकार है वो हमने जाना। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरे को हम कहते हैं कपासी मेघ। क्या कहते हैं बेटा, कपासी मेघ। ये कपासी मेघ, देखो कपास का मतलब तो रुई होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये रुई के समान दिखते हैं, जिस प्रकार से रुई होती है ना उस प्रकार ये दिखेंगे, और ये हमेशा कितने भाई, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कितने पर, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनेंगे। इसके बाद देखेंगे ये छितरे हुए होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं, और ये चपटे आधार वाले होते हैं। इनका आधार कैसा होगा बेटा, चपटा होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। ठीक है, तो आपने देखा ये कपासी मेघ थोड़े इस तरीके से दिखेंगे, है ना, कपासी मेघ थोड़े इस तरीके से दिखेंगे आपको, है ना, ये होता है आपके कपासी मेघ। इसमें भी आपको खाली ऊंचाई याद कर लेनी है, बाकी आप कर लोगे। आते हैं तीसरे प्रकार पे। ठीक है, स्तरी मेघ। कौन सा, स्तरी मेघ। अब देखो स्तरी मेघ कौन से, ये बेटा परतदार बादल है। कैसे बादल है, परतदार, इन पे परतें बिछी होती हैं, जो कि आकाश में बहुत सामान्यता होते हैं। ठीक है, या तो ऊष्मा के हास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिलने पर बनते हैं। ठीक है, यानी कि जब अलग अलग तापमानों पर हवा आपस में मिलती है तब कौन से मेघों का निर्माण होता है, स्तरी मेघों का निर्माण होता है। इतनी बातें याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं हम फोर्थ पर। ये होते हैं आपके वर्षा मेघ। कौन से मेघ, वर्षा मेघ।
तो हम कहेंगे ये काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। आपने देखा ना बारिश के दौरान जो बादल आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्षा मेघ कहते हैं। और वो काले रंग के होंगे या फिर स्लेटी रंग के होते हैं, आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक के बनते हैं, है ना। देखो आपको पता है वर्षा मेघ सबसे नज़दीक है। अगर हम बात करें कि सबसे नज़दीक कौन से मेघ हैं, तो आपका कौन सा आंसर होगा बेटा, वर्षा मेघ, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक जो बादल है उसको हम क्या कहते हैं, वर्षा मेघ, ठीक है। और जो सबसे दूरी पर है बेटा, जो सबसे ऊपर है, उसे क्या कहेंगे, पक्षाभ मेघ, ठीक है। क्या कहेंगे, पक्षाभ मेघ कहेंगे। देखो पक्षाभ से पक्षी याद कर लो कि पक्षी सबसे ऊपर उड़ते हैं, है ना, पक्षी सबसे ऊपर उड़ते हैं। आपको पता है ना कि जब बारिश होती है तो जो बाज होता है, बाज, ठीक है, वो क्या करता है, काले बादलों के ऊपर चला जाता है और बादल के ऊपर बारिश से बच जाता है। तो आपको याद रखना है जो पक्षाभ मेघ है वो सबसे ऊपर होते हैं और जो सबसे नीचे होते हैं वो होते हैं वर्षा मेघ, ठीक है। अब याद रखोगे। और ये सूर्य की किरणों के लिए कैसे हैं बेटा, अपारदर्शी है। सूर्य की किरणों के लिए कैसे हैं, अपारदर्शी हैं, ठीक है। और ये मेघ मोटे भी होते हैं क्योंकि मोटे जलवाष्प की आकृति से बने हुए होते हैं, है ना। यही जो मेघ है यही आपकी वर्षा करवाते हैं, ठीक है। तो वर्षा मेघ इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जो क्वेश्चन आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना अपने बचपन में, वो क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी उसकी भाषा बदल दी गई है ना। उसकी परिभाषा को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दिया है। देखो क्या पूछा गया, वर्षा कैसे होती है और ये कितने प्रकार की होती है। देखो वर्षा के भी यहाँ पर प्रकार हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्षा कैसे हो रही है। हमने कहा जब किसी कारणवश जल वाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठने लग जाती है तो वह ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण जल वाष्प का संघनन होने लगता है और इस प्रकार जो जल के कण हैं वो पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के साथ इकट्ठा होकर वायु में ही तैरने लग जाते हैं और मेघों का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने बता दिया कि बादल का निर्माण कैसे हुआ। फिर क्या कहेंगे आप कि मेघ किसी अवरोध से टकराकर अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी पर क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। जब ये बादल किसी अवरोध से टकराएंगे तो क्या होगा, तो ये अपने जल को पृथ्वी की धरातल पर गिरा देंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अब देखेंगे वर्षा के कितने प्रकार, तो आप याद रखोगे बेटा कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, ठीक है ना। वर्षा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है। देखो आपने सबसे पहले क्या कहा कि वर्षा हुई कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बादल बनने का प्रोसेस समझाना है। आपने कहा धीरे धीरे क्या हुआ, जो जलवाष्प है वो इकट्ठा होकर उसने किस चीज़ का रूप लिया बेटा, उसने लिया बादल का रूप। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई अवरोध है, क्या है, कोई अवरोध है, एक पहाड़ है, ठीक है। अब ये बादल इस तरफ को जा रहा था, ठीक है ना, इस तरफ को जा रहा था और वो बादल जाके इससे टकरा गया। टकराने से इसकी जो नमी है वो बढ़ जाएगी और ये अपना जो पानी है जो इसने इकट्ठा कर रखा है वो वर्षा के रूप पर पृथ्वी पर गिरा देगा, पृथ्वी के धरातल पर गिरा देगा और वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि वर्षा के कितने प्रकार थे, हमारे 3 प्रकार थे। पहला प्रकार जो आपका है वो है संवहनीय वर्षा। कौन सा बेटा संवहनीय वर्षा। इसमें आप क्या बताओगे, इसमें कहेंगे कि जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाएगी, है ना। इस चीज़ को मानते हैं आप कि जब दिन के समय हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है तो उस समय उससे जो हवा टच हो रही होगी ना वो भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वायु क्या करेगी भाई, वायु गर्म होकर फैलती है, वो वायु फैलने लग जाएगी और हल्की वायु ऊपर को उठने लगेगी। याद रखेंगे इस चीज़ को, जो हल्की वायु होगी वो कहाँ उठेगी, ऊपर की ओर, और संवहनीय धाराओं का निर्माण करेगी उस समय और ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है, ठीक है। पहले पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी से छूने वाली हवा गर्म हुई और वो हवा गर्म होने के कारण, हल्की होने के कारण ऊपर को उठ गई और जब वो हवा ऊपर पहुंची तो वो गर्म हवा से ठंडी हवा में बदल गई और उसके उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लग जाता है। यानी कि उसमें जो उपस्थित जलवाष्प है उसका संघनन होगा, इकट्ठे होंगे, बादल बनेंगे। और बादल कैसे बनेंगे बेटा, कपासी मेघ बनेंगे। कौन से मेघ, कपासी मेघ बनेंगे। और जो घनघोर वर्षा होती है जिससे क्या होगी, घनघोर वर्षा होगी, यानी कि काफ़ी तेज हैवी रेन होगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा, ठीक है ना।
याद रखोगे, दोबारा से सुन लो एक बार कि संवहनीय वर्षा क्या होती है। हमने कहा जब पृथ्वी का भूतल अत्यधिक गर्म हो जाता है तो उससे छूने वाली हवा भी गर्म हो जाती है और यह हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लग जाती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करने लग जाती है। जब ये वायु ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण इसमें जो उपस्थित जलवाष्प है वो इकट्ठा होने लगता है और बादलों का निर्माण करता है और उन बादल को हम कपासी बादल कहते हैं या कपासी मेघ कहते हैं, जिसके कारण काफ़ी तेज वर्षा होती है। ठीक है, देखेंगे अगला टाइप इसका। अगला है बेटा आपका क्या, पर्वतकृत वर्षा। कौन सी है, पर्वतकृत वर्षा। आप इसमें कहेंगे कि जब जलवाष्प से लदी हुई वायु, ठीक है, गर्म वायु किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है ना, हमने कहा देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पहाड़ था बेटा, पहाड़ है, पठार है, कुछ भी ऊंची सी चीज़ है। ठीक है ना, हमने कहा यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, गर्म है। कैसी है, गर्म है। अब यहाँ से जो हवा चल रही है बेटा, क्या चल रही है, हवा जो चल रही है वो हवा इससे टच होगी, टच होकर ये इसके सहारे, ठीक है, इस ढलान के सहारे क्या होगी, ऊपर को उठेगी। ठीक है ना, इस पहाड़ या पठार के सहारे ऊपर की ओर उठेगी तो ये वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद ये संतृप्त हो जाएंगी और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है और इससे वर्षा होती है। इसी वर्षा को हम क्या कह देते हैं, पर्वतकृत वर्षा कह देते हैं, क्योंकि इसमें पर्वतों का थोड़ा योगदान है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पर्वतकृत वर्षा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका एक और पार्ट रह गया अभी, तो वो है आपका ये चक्रवाती वर्षा। कौन सा बेटा, चक्रवाती वर्षा। अब देखो चक्रवाती वर्षा कौन सी है, आप सीधा सीधा याद कर लो इसे क्या, कि चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और इसका दूसरा नाम याद रखोगे बेटा खास तौर पे, ठीक है, वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, वाताग्री वर्षा भी कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला चैप्टर है अब हमारा, ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है, 11वां चैप्टर है, विश्व जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना, अगला चैप्टर हमारा आ गया कौन सा, विश्व जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अब देखेंगे बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया सबसे पहला ये कि AM और AW जलवायु में अंतर बताइए। देखो वैसे आपको पता है कि जलवायु के 8 प्रकार हैं। ठीक है ना, 8 प्रकार है, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। कौन, कोपेन के अनुसार जलवायु के कुल 8 प्रकार हैं। अब उनमें से हम 2 में अंतर करने जा रहे हैं बेटा। कौन सा, एक है आपका AM और एक है AW। ठीक है, देखो अगर हम AM की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसून है। कैसा है बेटा, उष्ण कटिबंधीय मानसून है। ठीक है, लघु शुष्क ऋतु में होता है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, पहले ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा करती हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसी पवनें हैं जो क्या करेंगी, गर्मी के मौसम में, गर्मी के ऋतु में भारी वर्षा कराएंगी। ठीक है, दूसरा क्या, शीत ऋतु प्राय शुष्क होती हैं। ये कैसी होंगी, हमेशा शुष्क होंगी। ओके, तीसरा देखते हैं, ये जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि AM प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ कहाँ पाई जा रही है, तो आप कहोगे भारत के तो उपमहाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी वाली, AM। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, AW की, तो हमने कहा भाई इस प्रकार की जलवायु वर्षा बहुत कम होती है। देखो यहाँ पर क्या था, अधिक वर्षा थी, यहाँ पर वर्षा कैसी है बेटा, कम है। ठीक है, इस जलवायु में शुष्क ऋतु लंबी और कठोर होती है। ठीक है, यहाँ की जो शुष्क ऋतु होगी वो कैसी होगी, लंबी और कठोर होगी। शुष्क ऋतु में प्राय अकाल पड़ जाती है, ये शुष्क रहती है और ये अकाल पड़ जाती है। एंड चौथा क्या, इस प्रकार की जो जलवायु वाले क्षेत्र है वो कौन से, पर्णपाती वन है। ठीक है, कौन से वन, पर्णपाती वन तथा पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती है। यानी कि जहाँ पर ये जलवायु वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा, पर्णपाती वन पाया जाएगा और पेड़ों से ढकी जो घास होती है ना, ऐसी भूमियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हुआ AM और AW के बीच में। देखेंगे यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बने बेटा आपके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कौन सी गैस का है। देखो यहाँ पर पता है
शब्दों का ही खेल है। 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में सारा खेल शब्दों का है। आपको ज्योग्राफी के सभी के आंसर आते हैं, परंतु उसमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं ना, वो अलग हैं। अगर आप उन शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप आंसर आसानी से कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि वायुमंडल में जो उपस्थित ग्रीन हाउस गैस है, उसमें सबसे अधिक सांद्रण कौन सी गैस का होता है? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा कौन सी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, राइट। इसके बाद देखते हैं, कह रहे ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में उपस्थित है ना? ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में उपस्थित है? अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में था, ठीक है ना, जिसमें हमने परतों के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, है ना। तो आपको याद होगा कि ओजोन वायुमंडल जो है, ये जो परत पाई जाएगी कौन से वायुमंडल की परत में है? समताप में, ठीक है ना, समताप में। अच्छा, समताप कौन से नंबर की है बेटा? दूसरे नंबर की है, ठीक है, दूसरे नंबर की ये परत है। अच्छा, इसको समताप मंडल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है इसके लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में, है ना, 20 किलोमीटर के दायरे में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस वजह से वहाँ का ताप समान रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा समताप मंडल, ठीक है। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि ओजोन का फॉर्मूला बताइए, तो आप कह देंगे O3। क्या कहेंगे? O3, ठीक है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब, ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि का क्या असर पड़ेगा? ठीक है, क्या कह रहे हैं? अगर ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रण बढ़ जाए, ठीक है ना, सांद्रण अगर उसका बढ़ जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पृथ्वी गर्म। क्योंकि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, ठीक है, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको? अब देखते हैं हमारा 12वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर बेटा? 12वें चैप्टर पे आ गए, जिसका नाम है महासागरीय जल। कौन सा है? महासागरीय जल, ठीक है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहे महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्या कहा? महासागरों के जो तापमान है उसका जो वितरण है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान रहेगा, तो उसको जो प्रभावित करने वाले कारक है बेटा, कारक, उनकी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है ना, उनकी व्याख्या करनी है। चलो देखते हैं। हमने कहा पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को भी ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है, ठीक है। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सभी को ऊष्मा देने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है बेटा? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे सूर्य, ठीक है। इसी प्रकार महासागरीय जल को भी जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, ठीक है ना। देखो समुद्र का जल क्या करता है? सौर विकिरण, यानी कि सूर्य की जो किरणें आती है उससे ऊष्मा प्राप्त करता है और अपने आप को गर्म कर लेता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है, ठीक है ना। समुद्र के जल का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा बेटा। समुद्र जल का तापमान सदा एक सा नहीं रहता, ठीक है, बदलता रहता है। ये समय अनुसार और स्थान अनुसार बदलता रहेगा। आप कहेंगे देखो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं? महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ है बेटा क्या? अक्षांश, ठीक है ना। क्या है? अक्षांश। आपको पता है, आपको ये पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी पे ये है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। सूर्य हमारा इधर, ठीक है। अगर हमने कहा सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में पड़ रहा है, ठीक है, इन क्षेत्रों में डायरेक्टली पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर जो महासागर होंगे बेटा, यहाँ पर जो महासागर होंगे इनका तापमान कैसा होगा? अधिक होगा, ठीक है ना। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये अक्षांश पर डिपेंड कर रहा है कि आखिर उन महासागरों की लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ पर, ठीक है। सेकंड आता है आपका प्रचलित पवनें, यानी कि वहाँ पर कौन सी पवनें चल रही हैं, ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि पवनें क्या करेंगी? उस महासागर की धाराओं को ठंडा एवं गर्म करने का काम करेंगी, ठीक है ना। तीसरा है महासागरीय धाराएं, ठीक है, यानी कि महासागर की जो धाराएं हैं, ऊपर की जो धाराएं हैं महासागर में जो चल रही हैं, लहरें चल रही हैं, वो कैसी हैं? वो भी डिपेंड करती हैं महासागरों के तापमान पर, ठीक है ना। ऐसी आपका क्या है? समीपवर्ती स्थलखंड है कि आसपास का जो स्थल है वो कैसा है, ठीक है, और उसके अंदर लवणता कितनी है, पानी के अंदर लवणता कितनी है, ये डिपेंड करता है।
प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल, ठीक है, बर्फ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आसपास का इलाका देखा जाएगा कि किस प्रकार का है, तो उसी प्रकार से वहाँ पर क्या होगा, जो महासागर का जल का तापमान होगा वो प्रभावित होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको? देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये कि जल चक्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जल चक्र आप जानते ही हैं बेटा होता क्या है। ठीक है, आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, ये वाटर साइकिल है ना, तेजी में पढ़कर इसको हटा देते हैं। ठीक है, जल चक्र करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर कार्य कर रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा चक्र है, इसमें जल अपनी अवस्था और स्थान निरंतर बदलता रहता है और चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से वापस महासागर में पहुंचता रहता है ना। तो हमने कहा देखो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, महासागर है, क्या है बेटा, ये है महासागर। ठीक है, ये महासागर है। अब ऊपर है बादल, ठीक है ना, ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है आपके ये बादल। ठीक है, ये बादलों का काम क्या है, इन बादलों का काम है वर्षा कराना। क्या कराना, वर्षा कराना। लेकिन वर्षा कराने के बाद ये जो पानी भरेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ, ये पानी वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर से बादल बनेगा और फिर से ये वर्षा करा देंगे। इस प्रकार से ये चक्रण चलता जाता है, चलता जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, जल चक्र कहेंगे। आगे देखेंगे जरा, इसमें हमने कहा देखो, जल के इसी चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। इस प्रकार जल चक्र स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है, ये सबको क्या करता है, एक साथ जोड़ता है। ठीक है, आप देखो स्थल के ऊपर जल इकट्ठा होगा, है ना, जैसे हमने कहा बारिश हुई, तो बारिश हुई तो पानी कहाँ पर आया, स्थल पर। स्थल से वो धीरे धीरे अपने रास्ते कहाँ जाएगा, समुद्र की ओर को बढ़ेगा। ठीक है ना, समुद्र की ओर बढ़ेगा और समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा वो ऊपर को उठेगा और ऊपर को उठेगा तो ये आ गया आपका क्या, वायुमंडल। देखो ये हो गया स्थल मंडल, ठीक है, ये हो गया जल मंडल और ये हो गया वायुमंडल। तो ये तीनों को जो जोड़ने का काम है वो किसका काम है बेटा, जल चक्र का। ठीक है ना, तो जल चक्र स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर का चैप्टर आ गया बेटा। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है महासागरीय जल संचरण। ठीक है, यानी कि महासागरीय जो जल है उसका संचरण कैसे होता है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है ना, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बेटा, कि तरंगे क्या होती हैं और धाराएं क्या होती हैं। क्या कहा हमने, कि तरंगे क्या होती हैं और धाराएं क्या होती हैं, इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, अंतर बताना है। ठीक है, इसमें आपको अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है, ध्यान देंगे जरा। ठीक है, ध्यान देंगे। पहला अंतर क्या है बेटा, तरंगों का जल ऊपर नीचे तथा आगे पीछे हिलता रहता है, वह अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। यानी कि तरंगे हम किसे कहेंगे, कहीं पर पानी यदि इकट्ठा है, ठीक है ना, वो पानी आगे की ओर बढ़ रहा है ना पीछे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बस क्या हो रहा है, ऊपर नीचे की ओर हो रहा है और आगे पीछे हो रहा है, खाली पानी, पानी एक जगह स्थिर है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे तरंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तरंगे। और जो धाराएं होती हैं, धाराएं अपना स्थान बदलती रहती हैं, एक स्थान को छोड़कर आगे को बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो तरंगे क्या है, जो वहीं पर उठ रही हैं लहरें वो होंगी। ठीक है, ठीक है, जो लहरें वहीं पर उठी और वहीं पर ख़त्म हो गई, ये लहरें ऊपर को उठी, ठीक है, और वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन जो आगे को बहकर निकल जा रही है बेटा, आगे को बहकर जो निकल जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, धाराएं कहेंगे। ठीक है, सेकेंड अंतर देखेंगे इसमें क्या है, कह रहे तरंगे केवल जल तल तक ही सीमित रहती है। ठीक है, और बल्कि अगर हम धाराओं की बात करें, ये पर्याप्त गहराई तक प्रभावकारी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो धाराएं हैं ये गहराई तक अपना प्रभाव डालेंगी, लेकिन ये केवल तल तक ही सीमित रहेंगी। तीसरा देखते हैं, तरंगों का वेग वायु के प्रचलन पर निर्भर करता है। ठीक है ना, कि वायु किस तरफ को बह रही है उसी तरफ को तरंग उठेंगी। लेकिन जो धाराएं हैं ये स्थायी पवनों के प्रभाव से चलती हैं। ठीक है, ठंडे तटों को गर्म करने का काम करती हैं ये। ठीक है ना, ठंडे जो तट होंगे उनको गर्म करने का काम करेंगी। और ये किस पे निर्भर करेगा, ये करेगा वायु के वेग पर। ठीक है ना, वायु के वेग पर। चौथा अंतर इसमें क्या है बेटा, देखो कह रहे तरंगों का आकार जल की गहराई पर निर्भर करता है, कि जल जितना गहरा होगा तरंगे भी उतनी बड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें धाराएं, धाराएं हमेशा कैसी होंगी, बड़ी होंगी। और इनसे मिलने वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, क्षेत्र मछलियों से
भरे हुए होंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये धाराएं मिलेंगी वहाँ पर मछलियाँ सबसे अधिक पाई जाएंगी। और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा गहराई पे। अगर गहराई ज़्यादा है, ठीक है, तो तरंगों का आकार भी बड़ा होगा। गहराई यदि कम है तो तरंगों का आकार कम होगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं इसमें। पांचवा है आपका, तरंगे स्थायी होती हैं और सदा बनती और बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, आपको पता है तरंगे हमेशा के लिए फिक्स है, वहाँ पर बनती रहेंगी। ठीक है, आप किसी भी रुके हुए पानी की तरफ जाओगे और वहाँ पर हवा वगैरह चल रही है तो वो तरंगे बनती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम धाराओं की बात करें तो ये सदा स्थायी होती हैं, हमेशा के लिए स्थायी होती हैं तथा निरंतर निश्चित दिशा में बहती रहती हैं। ठीक है, जैसा आपने नदियों में देखा है, तो नदियों की क्या होती है बेटा, जल धारा होती है। क्या होती है, धाराएं होती हैं। अब वो धाराएं क्या काम कर रही हैं, एक ही दिशा में तो बह रही हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि नदी की दिशा बदल गई हो, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में वो बहती हुई रहेंगी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि अपसौर और उपसौर में अंतर बता दीजिए। ठीक है, अपसौर और उपसौर में आपको अंतर बताना है। देखो, हमने कहा जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है बेटा, 3 जनवरी को आती है हमेशा। ठीक है, 3 जनवरी को आती है, 3 जनवरी के आसपास आती है। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। और ये दिन कौन सा होता है बेटा, ये 4 जुलाई के आसपास का दिन होता है। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपसौर। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है जिस दिन, उसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो ईजी है, दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराओं के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये आपको देखना है। देखो, बहुत ही सिंपल सा है कि ये धाराएं अपने आसपास के स्थलों क्षेत्रों के तापमान को क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। ठीक है, बदल देती हैं। जैसी धाराएं होंगी, ठंडी धाराएं होंगी, वहाँ का क्षेत्र का जो तापमान होगा वो ठंडा हो जाएगा। गर्म धाराएं होंगी तो तापमान कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ठंडी धाराएं स्थल क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं और गर्म जल धाराएं जो होती हैं वो तापमान को बढ़ा देती हैं। इजी सा है ना बेटा। ठीक है, कि अगर जल धाराएं कैसी हैं, धाराएं अगर गर्म हैं तो तापमान बढ़ जाएगा, धाराएं अगर ठंडी हैं तो तापमान कम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे यहीं पर। इसमें कहा गया है कि महासागरीय धाराओं के कारण अन्य जलवायिकी परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे कोहरे की उत्पत्ति होना, आर्द्रता में वृद्धि होना, मृदुलता आना। ठीक है, अगर महासागरीय धाराएं क्या करती हैं बेटा, ये आपका कोहरे जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर देती हैं, आर्द्रता को बढ़ा भी सकती हैं। ठीक है, ये काम भी करती हैं। तीसरा क्या कर देती हैं, ये ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने के स्थान पर, ठीक है, क्या पलकटन की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मछलियाँ बहु आयत में पाई जाती हैं। देखो, ठंडी जो जलधारा है और गर्म जलधारा है, जहाँ पर ये मिलेंगी उस जगह में किस चीज़ की बढ़ोतरी हो जाएगी, प्लैंक्टन की। वहाँ पर मछलियों का जो, ठीक है, मछलियों का जो पाया जाना है वो बहुत अधिक होगा। ठीक है, संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ मछलियाँ मिलेंगी वो कैसा क्षेत्र होगा बेटा, जहाँ पर ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने देखा कि महासागरीय जलधाराएं कैसे प्रभावित कर रही हैं। अगला चैप्टर आता है हमारा 14। ठीक है, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, आपको पता है जैव मतलब क्या होता है बेटा, जिनके अंदर जीवन है। जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर जीवन है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं जैव। विविधता का मतलब क्या होता है बेटा, विविधता का मतलब होता है किसी चीज़ में अलगाव होना। क्या होना, अलग अलग होना, किसी चीज़ का अलग अलग होना। संरक्षण का मतलब क्या होता है बेटा, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, किसी चीज़ का बचाव करना कहलाता है आपका संरक्षण। ठीक है, तो चैप्टर का अर्थ तो हमने समझा। अब प्रश्न पर आते हैं इसके, तो देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर का है आपका, जैव विविधता के विनाश के क्या क्या कारण हैं। हर कोई व्यक्ति जानता है, हर कोई व्यक्ति, कि जैव विविधता जितनी भी हमारे भारत में पाई जाती है उसका विनाश करने के पीछे क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण क्या है बेटा, सबसे पहला कारण है आवास में परिवर्तन होना। क्या होना, आवास में परिवर्तन होना। पहले क्या होता था, पहले के जो लोग थे, एक उनकी निश्चित जगह होती थी कि इस जगह पर ही रहेंगे हम जंगलों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे।
लेकिन आजकल क्या है, जनसंख्या बढ़ गई। क्या बढ़ गई? जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने के कारण आवासों की कमी होने लगी और लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिया और जंगल वाले इलाके को भी क्या कर दिया, उन्होंने अपने रहने योग्य जगह बना ली। ठीक है ना, रहने योग्य जगह बना ली। इसके बाद तीसरा क्या, विदेशज जातियाँ, है ना, विदेशज जातियाँ, यानी कि कई सारी ऐसी जातियाँ, ठीक है, जो क्या कर रही है, हमारी जैव विविधताओं को विनाश करने पर लगी हैं। ठीक है, आपने कहा जी पेड़ों को काट दिया जाता है ना, वनों का क्या कर देते हैं, अतिदोहन कर देते हैं। उसमें जो शिकार रह रहे हैं, उन शिकार रह रहे हैं सॉरी, जो उनमें जीव जंतु है, वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, उनको मार दिया जाता है। ठीक है, शिकार को उन्होंने क्या एक मनोरंजन बना लिया अपना। ठीक है, कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, ऐसी चीज़ें, और इतनी सारी फैक्ट्री लगा दी गई हैं, इतने सारे उद्योग लगा दिए गए हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये किसको विनाश करेगा बेटा, ये हमारी जैव विविधता को विनाश कर देगा। ठीक है, तो ये आपके 7 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जैव विविधता का विनाश होता है। ठीक है ना, इजी सा प्रश्न है ये आपका। अब देखेंगे जरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है अगला, कह रहे भारत सरकार ने, ठीक है ना, भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से उपाय किए हैं। ठीक है, कौन कौन से उपाय किए हैं उस पर बात करेंगे अब। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ठीक है, कौन सा, 1972। तो हमने क्या कहा भाई कि सरकार ने एक अधिनियम बना दिया वन्य जीवन सुरक्षा, कि वन्य जीव जो होंगे उनकी सुरक्षा का एक कानून बना दो। और ये कब पारित किया गया बेटा, ये पारित किया गया 1972 में। कब किया गया, 1972 में किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क बनाए गए। क्या बनाए गए, नेशनल पार्क। ठीक है, पशु विहार बनाए गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें की गई। अब देखो नेशनल पार्क क्या है, पशु विहार क्या है, तो ये कुछ ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पर जंगली जीवों का आवास है, और वहाँ पर शिकार करना, ज़मीन खरीदना और कोई भी उस ज़मीन का प्रयोग करना, आयोजन करना, वहाँ पर सख्त मना होता है। ठीक है, यानी कि वो पूरी की पूरी ज़मीन किसके अधीन कर दी जाती है, उन जानवर के। ठीक है, वहाँ पर शिकार करना वगैरह सब कुछ दंडित होता है। ठीक है ना, तो पहला काम तो सरकार ने ये किया आपका। ओके, दूसरा काम क्या किया, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना दिए बेटा। क्या बना दिए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा कर दी गई। ठीक है, जहाँ पर वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकते हैं, कि उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, जो जीव जंतु है उनको बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया, उस जगह को आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित करने का अर्थ क्या होता है बेटा, कि उनको प्रतिबंधित कर दिया, रिजर्व कर दिया, ठीक है, उनके लिए, और अपनी प्रजातियों का ये विकास कर सके ऐसा उन्हें छोड़ दिया जाता, तो उसे हम कहते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, क्या अगला है आपका IUCN। IUCN, ठीक है ना, ये जो संगठन है इसने क्या किया, इसने पौधे और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में बांट दिया। ठीक है ना, ताकि हम ये पहचान कर सकें कि किस जीव जंतु की कमी होती जा रही है, या ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 वर्गों में बांटा उसे। कितने वर्गों में बच्चों, 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग है आपका कौन सा, संकटापन प्रजातियाँ। कौन सी, संकटापन प्रजातियाँ। आप कहेंगे संकटापन प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा बना है। क्या बना है, खतरा, केवल डर है अभी कि हाँ अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है ना, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं IUCN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखोगे आप लोग। विश्व के सभी संकटापन प्रजातियों के बारे में ये क्या करते हैं, रेड लिस्ट, ठीक है, रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और रेड लिस्ट यानी कि ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर ऐसे जीव जंतु, ऐसी प्रजातियाँ को शामिल किया जाता है जो संकटापन है। संकटापन यानी कि जिन पे खतरा मंडरा रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रकार की जो प्रजाति हैं वो हैं सुभेग प्रजातियाँ। कौन सी है बच्चों, सुभेग प्रजातियाँ। कौन सी, सुभेग प्रजातियाँ। अब देखेंगे जरा सुभेग प्रजातियाँ क्या,
इनमें वे सभी प्रजातियां आती हैं बेटा जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया था, उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में वो विलुप्त हो जाएंगी, है ना। यानी कि अभी तक उसको बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अगर अभी भी कोशिश ना की जाए बचाने की तो भविष्य में ये विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियों को हम कहते हैं सुभेग प्रजातियाँ, ठीक है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। ये पहले से कम जनसंख्या में होती है बेटा, इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। तीसरी आती हैं बच्चों आपकी दुर्लभ प्रजातियाँ। हम कहेंगे संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? दुर्लभ प्रजाति, यानी कि जो रेयर पाई जा रही है, ऐसी स्पीसीज जो रेयर है, बहुत कम है, ठीक है। ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं, ठीक है। या तो आपको मिलेंगी बहुत कम जगहों पर मिलेंगी या किसी एक विशेष क्षेत्र पर मिलेंगे आपको ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अब बच्चों आ गए हम अपनी सेकंड बुक पर, ठीक है ना। सेकंड बुक आपकी और पहला अध्याय जिसका नाम है भारत स्थिति। क्या है बेटा नाम? भारत स्थिति, ठीक है ना। ये बुक आपके लिए काफ़ी इजी है, ठीक है, इसीलिए आपको पहले दूसरी बुक कराई गई ताकि आपको थोड़े जो क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो जाए और आप एग्ज़ाम में उसे डील कर सको। और फिर से बेटा आपको बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे ना, एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने वाले हैं आपके, वो सेम यही रहेंगे, ठीक है ना, सेम इन्हीं वीडियो से आने वाले हैं। इसीलिए इन वीडियो को अच्छे से देखो और अपने उस दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करा दो, ठीक है ना। अपने उन दोस्तों तक इसे शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, ठीक है। किसी भी कारणवश वो पढ़ नहीं पाए अभी या स्कूल ना जा पाए और अब उनका एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दो आप, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये वीडियो भेजने से उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। इससे आपका ही भला है, क्योंकि आपको पता है शिक्षा का प्रसार करना सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें शामिल जरूर होइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की और दूसरी बुक का जिसका नाम है भारत स्थिति, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी है बच्चों, ठीक है। देखो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ये बिल्कुल करंट डाटा है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ये सब पूछा जाता है आप एग्जैक्ट यही लिख सकते हो, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कट सकता आपका, ठीक है। तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगर बात की जाए बेटा केंद्र शासित प्रदेश की तो कितने हैं? 8। तो 28 8 इसको याद कर लोगे, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो है राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी की यदि बात कर लें बेटा तो क्या है आपकी? जयपुर, ठीक है ना, जयपुर। और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कौन सी सिटी? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा? सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है बेटा? गोवा। और गोवा की राजधानी की यदि हम बात कर लें तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कौन सी है बेटा? पणजी, ठीक है, पणजी गोवा की राजधानी है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कह रहे हैं अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये पूरा याद रखना आपको, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है, स्थलीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर हम देखें कि विश्व में स्थलीय धरातल का कितना परसेंट है? केवल सिर्फ और सिर्फ 2.4%। कितना? 2.4%। यानी कि यदि मान लेते हैं कि ये हमारी अगर पृथ्वी है, पृथ्वी अगर हमारी 100% है, कितनी? हमारी पृथ्वी कितनी है? 100%। तो उसमें जो अपना भारत आता है ना, यहाँ पर अपना जो भारत आता है वो केवल और केवल कितना है बेटा? 2.4%, ठीक है ना। अच्छा, देखेंगे हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? तो एक है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पड़ोसी देश है बेटा। कौन सा है? पड़ोसी देश। अच्छा, तो अगर ये पड़ोसी देश हैं तो आपको इनकी राजधानियां भी पता होनी चाहिए बच्चों, इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। यदि हम बात करें पाकिस्तान की कैपिटल तो ये है इस्लामाबाद, नेपाल की बात करें तो काठमांडू, भूटान की बात करें तो थिम्पू, बांग्लादेश की बात करें तो ढाका, म्यांमार की बात करें नेपिडो, ठीक है, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, श्रीलंका की क्या है?
श्री जयवर्धनम कोट्टे, ठीक है। और मालदीव की क्या है, माले, ठीक है। मालदीव की क्या राजधानी है, माले, ठीक है। इतना याद रखोगे आप लोग बच्चों, ओके। अब देखो हमने कहा अगर हम भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं बेटा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में क्या, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में, अगर हम इतना ट्रैवल करें बिल्कुल सीधा, ठीक है ना, तो इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार है बेटा 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि हमें पूर्व से यानी कि अरुणाचल से लेकर गुजरात के कच्छ तक, कहाँ तक, गुजरात के कच्छ तक ट्रैवल करना हो, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। अब देखेंगे जरा आगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताइए, तो आपको याद रख लेना है बेटा ये कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना है, ओके। अब देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न आया है आपका, ठीक है। प्रश्न ये आया है, देखो वैसे तो आपके प्रश्न यहाँ से भी बनने हैं, लेकिन यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन, है ना। जहाँ तक है एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से बनेंगे, इसलिए आपको ये मैंने नोट्स के थ्रू समझा दिया है, ठीक है, कि आप इतनी बातें याद कर लोगे तो आपका कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आया आपका, ये क्या है बेटा, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम बताइए, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, उपमहाद्वीप, ठीक है। आपने महाद्वीप सुने, ठीक है। उपमहाद्वीप क्या होते हैं, कह रहे किसी महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है, ठीक है। हमने क्या कहा बेटा, ध्यान से समझना, हमने कहा ये एक महाद्वीप है, क्या है, एक महाद्वीप, लेकिन हमने मान लिया कि महाद्वीप का ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, यहाँ की जो संस्कृति है वो यहाँ की संस्कृति से काफ़ी अलग है, ठीक है, काफ़ी अलग है, संस्कृति से अलग हो, भौगोलिक संरचना से अलग हो या आर्थिक दृष्टि से अलग हो, तो हम इस वाले क्षेत्र को, ठीक है ना, जो पूरे महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, इस हिस्से को क्या नाम दे देंगे बेटा, उपमहाद्वीप कह देंगे। क्या कह देंगे, उपमहाद्वीप। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसके भूभाग में एक रूपता होती है, वही चीज़ क्या कहलाएगा, उपमहाद्वीप कहलाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में क्या है बेटा, पाकिस्तान है। क्या है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है अपना भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान भी तो है। अब पाकिस्तान देखोगे तो वो आपका सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल अलग है, ठीक है, वहाँ पर इस्लामिक धर्म है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे महाद्वीप का नाम दे सकते हैं, सॉरी उपमहाद्वीप का नाम दे सकते हैं। उत्तर की बात करें बेटा तो वो है नेपाल आपका, ऐसी भूटान है, पूरब में बांग्लादेश है और मध्य में अपना भारत है ना, मध्य में अपना भारत है। तो इस तरीके से हम उपमहाद्वीपों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आ गए हम अपने सेकंड चैप्टर पर, ठीक है। सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा है बेटा, ठीक है। इसमें हमारा चैप्टर का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर कौन कौन सी भू आकृतियाँ पाई जा रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर आकृतियाँ कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम सबसे पहला जो प्रश्न करेंगे बेटा वो है आपका भाबर और तराई। क्या है, भाबर और तराई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जल्दी से एक बार रीड कीजिए, जरा इसे रीड करिए, फटाफट रीड कीजिए। और आप सभी भी अपने आंसर कमेंट में देते रहिए बिना रुके। जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हमें मिलता रहे और आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहें यूट्यूब पर। देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है हमसे। प्रश्न में ये कहा गया कि भाबर और तराई में अंतर बताइए।
ठीक है ना, कि भाबर क्या होता है और तराई क्या होते हैं। तो देखेंगे, हमने कहा भाबर क्या है, ये प्रदेश सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। कहाँ से बच्चों, तो भाबर वाला जो क्षेत्र है ये आपकी सिंधु नदी से, ठीक है, कहाँ से, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी, कौन सी नदी, तीस्ता नदी, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना, इतने में ये फैला हुआ है। यह पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, ठीक है। और जो भाबर प्रदेश है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि इस क्षेत्र में आप कृषि नहीं कर सकते हो। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं यहाँ पर अपने साथ लाए हुए कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी जमा कर देती हैं, ठीक है ना। उसी क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, भाबर कह देते हैं। लेकिन तराई, ठीक है, तराई जो प्रदेश हैं ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में और उसके साथ साथ फैले हुए हैं। भाबर के समांतर इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक की है। तराई प्रदेश जो है वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया है वहाँ पर, और ये बारीक कण वाले जो जलोढ़ होती है ना उनसे बना है और वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। मतलब कृषि के लिए उपजाऊ है, ये कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसकी चौड़ाई कितनी और इसकी चौड़ाई, इतना मात्र याद करने से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है हर बार कि बांगर और खादर में अंतर बताइए। देखो यहाँ पर साथ ही साथ हम डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे कि बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। क्या कहा, जो बांगर प्रदेश होगा यानी कि बांगर वाला जो इलाका होगा वो बाढ़ के तल से ऊंचा होगा, लेकिन जो खादर वाला होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रतिवर्ष बाढ़ें वहाँ पर आती रहती हैं। यानी कि खादर वाले इलाकों में बाढ़ आएगी और बांगर वाले इलाकों में बाढ़ जल्दी नहीं आएगी। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है और ये यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। मतलब बांगर में, ठीक है ना, बांगर में आप कृषि नहीं कर सकते, ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कृषि नहीं कर सकते, परंतु खादर में आप कृषि कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ होता है और ये नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ होता है। कहीं कहीं चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर कैसे चीका मिट्टी अधिक मिलती है बेटा। ये वाला आप कहोगे पंजाब में इसे छाया के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, पंजाब में इसे छाया कहते हैं। और इस वाले को पंजाब में मैदान का बेट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैदान को बेट कहते हैं, ठीक है ना, इस मैदान को बेट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, बेट, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, इसे छाया कह रहे हैं, ठीक है, ईजी है, आसानी से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब आप कहेंगे कि सर आप तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका 5 से 6 मार्क्स का आएगा बेटा, ठीक है, कितने का, 5 से 6 मार्क्स का ये प्रश्न आपका बनेगा बच्चों। देखो इसमें कहा गया है प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत में अंतर बताइए, ठीक है ना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस बार भी ये रिपीट होकर ही रहेगा, ठीक है ना, इसलिए काफ़ी अच्छे से कर लो बच्चों। देखो हमने कहा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं। हमने कहा प्रायद्वीपीय पठार कठोर सैलों का प्राचीन भूखंड है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, कठोर सैलों से बना है, वो भी कैसी शैल बेटा, प्राचीन, जो काफ़ी पुरानी है। और इसका निर्माण एक उत्खनन या एक उत्खंड के रूप में हुआ है, ठीक है। एक उत्खंड क्या होता है बेटा, कि जब प्लेटें इधर से भी टकराई और इधर से भी टकराई तो बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, उठ गया, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, प्रायद्वीपीय पठार का नाम दिया गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे जरा, कह रहे ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र ही रहा है, केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्यता क्या है भाई, अवशिष्ट पर्वत पाए जाएंगे यहाँ पे, अरावली पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में बेटा क्या कहोगे आप, अरावली पर्वत, क्या कहोगे, अरावली पर्वत। और यहाँ पर जो नदियाँ घाटियाँ होंगी, ठीक है, वो उथली और मंद ढाल वाली होती हैं, ठीक है ना, वो कैसी होंगी, मंद ढाल वाली होंगी। अगर हम हिमालय पर्वत की बात कर ले तो आप कहेंगे हिमालय अवसादी सैलों से बना हुआ है, किससे, अवसादी सैलों से। क्या हिमालय हमारा प्राचीन है, हम कहेंगे नहीं, हिमालय कैसा है, नवीन पर्वत है, नया पर्वत है बच्चों, ठीक है। दूसरा देखेंगे, हिमालय एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से बना है, ठीक है। आपको तो पता ही है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, आपने 10th क्लास में अपोहा तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा ही है,
ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आपने उसमें आकृति के बारे में पढ़ा, 9th 10th हर किसी में बताया गया है, ठीक है। इसीलिए हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। देखो, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति 33 के अवसादों से पर्वत निर्माणकारी विवर्तनिक हलचलों के परिणाम से हुई है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका बेटा, ठीक है, कि ये बताइए कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ। तो 33 सागर था, ठीक है ना, उसके अवसादों से हुई है और विवर्तनिक हलचल के परिणाम से हुई। विवर्तनिक समझते हो, प्लेटों के हलचल से, है ना, प्लेटों का खिसकना। अब देखेंगे चौथा, हिमालय तथा उससे संबंधित पर्वत श्रेणियाँ कमजोर तथा लचीली हैं, ठीक है ना, यानी कि इसमें ये जो श्रेणी है कमजोर भी है और लचीली भी है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, और इसमें कई सारी क्रियाएं होती रहती हैं। हिमालय विवर्तनिक पर्वत, इस कारण यहाँ ये दुनिया क्या करती है भाई, इसे युवा अवस्थाओं में काउंट करती है। किसे? युवा अवस्था मानती है, ठीक है ना। तो आपका ये प्रश्न बेटा हर बार आया है, ठीक है, तो इस बार भी मैं कह सकता हूँ कि 100% इसके चांस है, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बन जाएगा बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये आपका, ठीक है। देखिएगा, आ गए हम अपने तीसरे चैप्टर पर, ठीक है, जिसका नाम है क्या, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, ठीक है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। अच्छा, ये रिपीट हुआ है शायद आपका, है ना। एक मिनट बच्चों, है ना, हाँ, यहाँ पर ये नाम रिपीट हो गया, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, हमें प्रश्न देखने, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, समझो जरा, ये हमारा अपोहा से संबंधित है। किससे? अपोहा से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अपोहा तंत्र जो हैं किस किस प्रकार के। पहला आप देखेंगे वृक्षाकार। कैसा प्रतिरूप है बच्चों? कैसा है? वृक्षाकार। आपने देख रहे हो जैसे एक वृक्ष की एक मुख्य शाखा होती है और उसमें कई सारी शाखाएं निकल रही होती हैं, इस तरीके से। तो ये कैसा है? वृक्षाकार है। एक होता है आपका अभिकेंद्र, यानी कि जब जल के सभी स्रोत एक ही जगह जाकर क्या हो रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो बच्चों, ऐसे जाकर इकट्ठा हो रहे हो, तो उसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। एक होगा आपका अरीय प्रतिरूप। कौन सा बेटा? अरीय, यानी कि जब कई सारी नदियाँ या नदी तंत्र या अपोहा तंत्र आपस में एक सीधे के साथ ऐसे जाकर मिल जाता है, यानी कि एक सीधी रेखा में ना मिल के, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आरेख बना उसे हम क्या कहेंगे? आर्य प्रतिरूप कहेंगे। एक होता है आपका जालीनुमा। कैसा बच्चों? जालीनुमा, ठीक है ना, जालीनुमा। देखो आर्य का यहाँ पर जो डायग्राम दिया बेटा, ये डायग्राम गलत है, ठीक है, ये डायग्राम गलत है, इस डायग्राम पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आर्य का मतलब क्या है? जैसे ये मान लेते हैं कि पर्वत है, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये पर्वत है, ठीक है। अब पर्वत यहाँ पर अगर बारिश होती है, ठीक है ना, यहाँ क्या होती है? बारिश होती है, तो कुछ इधर को नलिका निकल जाएंगी, कुछ इधर को निकल जाएंगी, कुछ इधर को, कुछ ऐसे पीछे को निकल जाएंगी, इस तरीके से, है ना। तो इनकी गति कहाँ को होगी बेटा? इनकी गति होगी बाहर की ओर। कहाँ की ओर? बाहर की ओर होगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? आर्य प्रतिरूप कहेंगे, ठीक है ना। और जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है बेटा? जाली के रूप में। जैसा आपने देखा ना कि जाल कैसे होता है बच्चों? ऐसे तो होता है नेट जैसा, है ना। तो आप देख पा रहे हो, है ना, आपको डायग्राम में भी यही दिख रहा है। तो ऐसे प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न है, आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे वैसे तो, बट फिर भी आपको बता देते हैं, ठीक है। कह रहे हैं भारत की नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, आपको पता है, लेकिन क्यों हो रही हैं? ऐसे आपको 3 कारण बताने हैं। कितने कारण? 3 कारण आपको बताने हैं बच्चों, ठीक है। पहला देखेंगे, पहला कारण क्या है? कह रहे हैं औद्योगिक कूड़ा कचरा जो है, ठीक है, या घरेलू क्रियाकलापों से निकलने वाला अपशिष्ट को गंदे नालों में बहा दिया जाता है, और कहाँ पर पहुँच जाता है फिर? वो भारत की नदियों में पहुँच जाता है। तो पहला कारण ये है कि हमारी नदियाँ प्रदूषित इसलिए हो रही हैं क्योंकि औद्योगिक कूड़ा, यानी कि फैक्ट्रियों का कूड़ा, घर का रीति रिवाजों का काम वाम का जो कूड़ा निकला, उसको हम गंदे नालों में बहा दे रहे हैं या नदियों में बहा दे रहे हैं, जिससे भारत की नदियाँ दूषित होती जा रही हैं, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है बहुत से शमशान घाट नदी किनारे पर हैं, है ना। बहुत से क्या, अधिक ही शमशान घाट नदी के किनारे पर ही होते हैं, और कई बार मृत शरीरों या उनके अवशेषों को नदियों में बहा दिया जाता है ना। जैसे आप तो जानते हो हिंदू प्रथा कैसी है ना। हिंदू प्रथा में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को कहाँ? गंगा नदी में। और आप जानते हैं गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, तो उसमें उस व्यक्ति के अवशेषों को डाल दिया जा रहा है, तो जिससे हमारी भारत की नदियाँ प्रदूषित
हो रही हैं। और कुछ त्योहार पर फूल, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम नदियों में विसर्जित कर देते हैं। वो भी बड़े पैमाने पर जब लोग स्नान करते हैं तो कपड़े की धुलाई वहीं पर करते हैं, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। तो ये ऐसे 3 कारण हैं बच्चों जिससे भारत की नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहे जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? जल संभर क्षेत्र के आधार पर। देखो तो आप कहेंगे 3 भागों में बांटा बच्चों। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका प्रमुख द्रोणी, ठीक है, पहला है प्रमुख, दूसरा है मध्यम, तीसरा है लघु। ठीक है, तो आपने कहा प्रमुख नदी द्रोणी कौन सी द्रोणी होगी बेटा? तो आप कहेंगे इसमें जिसका क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, यानी कि ऐसी नदियाँ, ऐसे नदी वाले क्षेत्र जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रमुख नदी द्रोणी कहेंगे। और इसमें कितनी नदियाँ शामिल है बच्चों? 14 नदियाँ शामिल है। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा इत्यादि और भी नदियाँ हैं। ठीक है, तो 14 नदियाँ द्रोणी शामिल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये याद रखोगे। फिर आता है आपका मध्यम नदी द्रोणी, जिनका पूरा जो क्षेत्र होगा वो 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में होगा। ठीक है, 2000 से 20,000, ये 20,000 से अधिक, ये 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के अधीन होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? मध्यम नदी द्रोणी कहेंगे। और इसमें कितनी नदियाँ शामिल है बच्चों? 44। कितनी? 44। जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं किसके बारे में? लघु नदी द्रोणी के बारे में। लघु यानी कि छोटी, तो जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लघु नदी द्रोणी कहेंगे। यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है? न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बढ़ने वाली बहुत सी नदियाँ इसमें शामिल की गई हैं। इसमें ये नहीं बताया गया कि मुख्यतः कितनी नदी द्रोणियाँ शामिल है। ठीक है, क्योंकि लघु की बात करें, छोटी छोटी नदियाँ कि वर्षा होने पर वहाँ पर नदी द्रोणी बन जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जल सांभर के हिसाब से, ठीक है, कितने भागों में बांटा? तो आप कहेंगे 3। एक है प्रमुख, एक है मध्यम, एक है लघु। प्रमुख का डाटा ये याद रखोगे 20 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा में होगी। ठीक है, और मध्यम में 2000 से 20,000 के बीच में, और लघु में 2000 वर्ग किलोमीटर से कम में होगी। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले प्रश्न पर अपने। ये है आपका कि अपनी द्रोणी, ठीक है, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, प्रमाणित कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया कि गंगा जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बताइए कैसे? देखो बच्चों, हमने कहा जो गंगा नदी है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में एक जगह है, क्या? गोमुख। ठीक है, गोमुख के निकट गंगोत्री, जिसे हम गोमुख हिमनद से भी जानते हैं, है ना, उससे 3,900 मीटर की ऊंचाई से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? 3,900 मीटर की ऊंचाई से निकल रही है बच्चों। ठीक है, अब देखो जरा, अच्छा यहाँ से तो आपको क्या पता चला, कहाँ से निकल रही है बेटा? गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री से निकल रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे? देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में आकर क्या करती है? मिलती हैं, और इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक है, गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है फिर। ठीक है, इस चीज़ को समझना। हमने कहा आप कभी यहाँ पर जाइएगा, कहाँ पर बेटा? देवप्रयाग। कहाँ पर? देवप्रयाग। ठीक है, जब कभी भी आप केदारनाथ के रास्ते जाते हो तो वहाँ पर आपको ये बीच में दिखेगा कि एक तरफ से तो भागीरथी नदी आ रही है और एक तरफ से अलकनंदा आ रही है। ठीक है, भागीरथी जो नदी होगी उसका पानी आपको दूर से हरे रंग का दिखेगा। ठीक है, और जो अलकनंदा है उसका थोड़ा मलवा टाइप का पानी दिखेगा। तो जब ये यहाँ पर मिलती है बेटा, इस जगह को क्या कहा गया? देवप्रयाग। और यहाँ से मिलने के बाद ये जो नदी बनी, इसका नाम पड़ता है बेटा गंगा नदी। कौन सी नदी है आपकी? ये गंगा नदी है। ठीक है ना, अब देखेंगे आगे। हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है, और अंत में ये दक्षिण मुखी होकर 2 धाराओं भागीरथी और हुगली में विलीन हो जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। याद रखोगे बेटा, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जान रहे हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा कि ये बताइए कि जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है?
तो 25-25 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा, 25-25 किलोमीटर है इसकी, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है बच्चों। ठीक है, इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीपीय से निकलने वाली मौसमी नदियाँ आकार में मिलती हैं। ठीक है, मतलब आप कहेंगे गंगा नदी कहाँ से निकल रही है बेटा? हिमालय से। कहाँ से? हिमालय, है ना, इसके ऊपर हिमालय से बाकी भी बारहमासी नदियाँ निकलती हैं। तो गंगा नदी कैसी नदी है? बारहमासी नदी है। बारहमासी का मतलब होता है जिसमें 12 महीने पानी रहे, तो उसे हम बारहमासी नदियाँ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, यमुना जो नदी है, ठीक है ना, यमुना जो नदी है वो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपसे यमुना नदी की लंबाई पूछ ले बेटा, ठीक है, तो कितना? 1376। कितना बेटा? 1376 इसकी लंबाई है किलोमीटर तक। ठीक है ना, इतनी लंबी है ये नदी। ओके, अब देखेंगे, सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, बाएं तट पर मिलने वाली जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, देखो यानी कि आपसे पूछेगा कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। आपको याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये इनकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है बच्चों, याद रखोगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्न रहेगा, इंपॉर्टेंट भी रहेगा बेटा ये। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 अंतर बता दीजिए। ठीक है, हमने कहा देखो, अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदियों का रास्ता या नदियों का तंत्र, अपवाह तंत्र होता है। अब ऐसी भी कई नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल रही हैं और कुछ ऐसी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकल रही हैं। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर है, उन अंतर पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखो हमने कहा सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा हिमालय नदी की। ठीक है, यानी कि हिमालय अपवाह तंत्र की। हमने कहा ये जो हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान की ओर बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो निकली कहाँ से बेटा? हिमालय से निकली और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई। हिमालय अपवाह तंत्र नवीन है, यानी कि नया है। ठीक है, अच्छा, ये नदियाँ विसर्ग बनाती हैं और अपने मार्ग को भी बदलती रहती हैं। ठीक है, ये नदियाँ हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती हैं और पूरे साल भर ये क्या करती रहती हैं? बढ़ती रहती हैं आगे। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बारहमासी या सदा नीरा भी कहते हैं। ये शब्द याद रखोगे, सदा नीरा, यानी कि जिसमें सदा नीर रहे, नीर मतलब पानी। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है बेटा? कि ये नदियाँ अपने विकास की युवावस्था में हैं। ठीक है, विकास की युवावस्था, यानी कि जैसे एक युवा जो होता है अपना विकास कर रहा होता है युवा एज में, ऐसी ये नदियाँ भी अपना रास्ता खुद ही बनाती हैं। अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करते हुए अपने मुहाने पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है बेटा। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है संसार का तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। ठीक है, यहीं पर यदि हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, तो आप कहेंगे ये जो नदियाँ ये पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही हैं और पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं बेटा। ठीक है, कहाँ? पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं ये। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पुराना तंत्र है, वो नया था, ये पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग में बहती हैं, यानी कि जो उनका मार्ग एक निश्चित है उसी में बहेंगी। अच्छा, जब एक निश्चित मार्ग में बह रही हैं तो विसर्ग नहीं बनाएंगी। विसर्ग क्या होता है आपको पहले पार्ट में हम समझा चुके हैं। ठीक है, ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती हैं बच्चों। ठीक है, कि वर्षा होगी, अच्छी खासी वर्षा हुई तो ही नदियों में पानी रहेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें हिमालय अपवाह तंत्र की, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, वो बारहमासी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ये सूख भी जाती हैं। ठीक है, ये नदियाँ अपने विकास की पूर्ण अवस्था में है। कौन सी अवस्था में बच्चों? पूर्ण अवस्था में। इसकी नदी घाटियाँ चौड़ी और उथली हुई होती हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और हिमालयी अपवाह तंत्र में अंतर बताइए। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक प्रश्न आता है बच्चों किसको लेकर? गोदावरी नदी को लेकर। किसको? गोदावरी की 5 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है आपको। देखो, प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी है ये। ठीक है, विशाल आकार है, विशाल के कारण, बड़े होने के कारण
इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है बेटा। क्या कहा जाता है इसे? दक्षिण की गंगा। तो देखो वैसे हमें पता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? गंगा नदी है, ठीक है। ऐसी वो हिमालय की है, लेकिन यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय की कौन सी है, तो आप कहोगे उसे दक्षिण की गंगा हम कहते हैं गोदावरी। तो गा से गंगा और गा से गोदावरी याद कर लोगे। इन दोनों को क्या नाम दिया गया? सबसे बड़ी नदी कहा गया, ठीक है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकम से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है, ठीक है। गोदावरी अपनी सहायक नदी के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों में कुछ भाग जल को बहाकर लाती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? इतना। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको केवल याद रखना है कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाकर विलीन हो रही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, उत्तर की ओर से इसे प्रवाहित पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती ये सहायक नदी हैं। कहाँ से बेटा? उत्तर की ओर से। उत्तर से ये इनकी सहायक नदी है, पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। जबकि दक्षिण में जो मिलने वाली नदियां हैं, मंजीरा, कौन सी है? मंजीरा, ठीक है। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसे गार्ज के निचले भाग भारी बाढ़ लाती है, ठीक है। कहाँ पर भाई? पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ पर क्या करते हैं, निचला वाला गार्ज है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ भी ये ला देती है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट देखेंगे, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना है, ठीक है। प्रपात जानते हैं, जल प्रपात, ठीक है। इसके डेल्टाई भाग में ही नाव संचालन भी संभव है, यानी कि नाव चलाई जा सकती है। राजा मुंडी के बाद ये नदी कई घटाओं से विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर गोदावरी नदी तंत्र आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने चौथे चैप्टर पर, जिसका नाम है जलवायु। ओके बच्चों, जलवायु वाले चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या बनता है कि मानसून विच्छेद क्या है और इसके कारण और प्रभाव बताइए। देखिए मानसून विच्छेद होता क्या है बेसिकली, हमने कहा जब मानसून तो आ जाए, ठीक है, मानसून तो आ जाए, बादल भी अच्छे खासे बन रहे हो, लेकिन 2 सप्ताह या इससे अधिक तक केवल मौसम बना रह जाए बस, लेकिन वो वर्षा कराने में क्या हो जाए? असफल, यानी कि वर्षा ना हो, मौसम बना लेकिन बारिश नहीं हुई। कब तक? 2 हफ्ते या उससे अधिक समय तक, ठीक है। तो इस काल में क्या आ जाएगा बेटा? शुष्क दौर आ जाता है। कौन सा दौर? शुष्क दौर आ जाएगा। कौन सा दौर आएगा? शुष्क दौर आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते थे? मानसून विच्छेद। कि मानसून जब वर्षा कराने में असफल हो जाता है तो उसी को हम मानसून विच्छेद कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है? या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कमजोर पड़ना, ठीक है, या फिर भारत के अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आ जाना। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता जलवाष्प से लदी हुई वायु को ऊपर उठने से रोकती है और वर्षा नहीं होती। देख लो ये कारण है, ये राजस्थान वाला आपका इसका कारण है, ठीक है ना। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये प्रश्न आप सभी ने 9th क्लास से याद कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, कि संसार में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम में क्यों होती है। आपको ये तो पता है मौसिन राम में होती है, लेकिन मौसिन राम कहाँ पर मौजूद है बच्चों? मौसिन राम कहाँ पर है? देखो आपने कहा जी भारत, क्या कहा सबसे पहले? भारत, ठीक है। भारत के अंदर आपको मिलेगा बेटा क्या? मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय, ठीक है। मेघालय के आगे जाओगे बेटा क्या आएगा आपका? चेरापूंजी। क्या आएगा? चेरापूंजी, ठीक है ना। और चेरापूंजी से ही थोड़ा सा आगे चल के क्या है बेटा? मौसिन राम है। क्या है? मौसिन राम, मौसिन राम, ठीक है ना। तो आप बेसिकली इतनी चीज़ें याद रखो, क्योंकि पेपर वाला कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है ना। आपको अपनी पूरी तैयारी में रहना है। देखो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जयंतियों की पहाड़ियों में पहुंचती है। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ याद रखो कि मेघालय की कुछ आदिवासी या पहाड़ियों के नाम भी हैं यहाँ पे। क्या? गारो, खासी और जयंती। क्या? गारो, खासी और जयंती, ठीक है। इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार होती है। कैसी होती है बेटा? कीपाकार होती है, ठीक है। कीप जैसी आकृति होती है इनकी, यानी कि कीप जानते हैं ना, इस तरीके से होती है ना। कीपाकार इनके पहाड़ों की आकृति होती है यहाँ पर, जिससे वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है। अभी आप पहले के पार्ट में समझ चुके हो अच्छे से कि बादल कैसे बन रहे हैं, है ना।
बादल कैसे बन रहे हैं, और जब ये वायु ऊपर उठ रही है तब वो संघनन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो अभी तक की सबसे अधिक मानी गई है, परंतु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माशिन राम नामक स्थान है, जहाँ पर 1221 सेंटीमीटर, कितनी बेटा, 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा मानी गई है। इसीलिए ये कह दिया गया कि संसार की, देखो खाली भारत की नहीं, पूरे संसार की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम में। और कितनी हुई है लास्ट डाटा के हिसाब से बेटा, तो 1221 सेंटीमीटर वार्षिक, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न बेटा, इस पे आते हैं। आम्र वर्षा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आम्र वर्षा, देखो शब्द से ही पता चल रहा है, आम्र यानी कि आम, ठीक है। देखो केरल व तटीय कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही, ठीक है, पूर्व मानसून बौछारें जो होती हैं वो क्या करती हैं भाई, वो एक तूफानी वर्षा लाती हैं। क्या लाती हैं, तूफानी वर्षा, जिसे हम क्या कह देते हैं, आम्र वर्षा। और ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, आम्र वर्षा। एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या काल बैशाखी पवने क्या है बेटा, काल बैशाखी पवने क्या और इनकी उपयोगिता क्या है। आप कहेंगे असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवने, की वर्षा भी हो रही है ना, तेजी से बारिश भी हो रही है और तेज तेज हवा भी चल रही है, तो ऐसी पवनों को हम क्या कहते हैं, काल बैशाखी पवने कहते हैं। बेटा कहाँ होगा ये, असम में और पश्चिम बंगाल में। किस महीने में, बैसाख के महीने में, और कब, शाम को चलेगी, ठीक है, वो भी कैसी, भयंकर, कैसी रहेगी बेटा, भयंकर रहेगी, ठीक है ना। इतनी बातें याद रखोगे आप। अच्छा एक ये वाला पॉइंट देख लो जरा, चाय पटसन व चावल के लिए उपयोगी है, यानी कि ये वाली किसके लिए, चाय और पटसन चावल के लिए उपयोगी रहने वाली है, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, ठीक है। जुआ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक बार जीता तो हार भी होगी, और हार हुई तो जीत भी होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए भारतीय किसान मानसून को क्या मानते हैं, जुआ मानते हैं। क्यों मानते हैं इसको समझेंगे। हमने कहा भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है बेटा, ठीक है, यानी कि भारत की आर्थिक यानी कि कृषि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कृषि पूरी की पूरी किस पे निर्भर है बच्चों, तो आप कहेंगे मानसून पे निर्भर है। हमने कहा भारत की 64% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर ही है, ठीक है। भारत कृषि और फसलें मानसून पर भी निर्भर करते हैं, ठीक है। और कृषि उपज की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं। मतलब आप सीधा सीधा ये कहेंगे कि भारतीय किसान पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर करते हैं। अगर वर्षा अच्छी होती है तो कृषि भी अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है, जिससे मुनाफा अच्छा होगा। अगर वर्षा सामान्य से कम हो जाए या ना के बराबर हो तो उस स्थिति में फसलें खराब हो जाएंगी, जिससे काफ़ी भारी जो घाटा होगा वो किसानों को उठाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश के कुछ भागों में सूखा पड़ जाता है ना, कुछ भागों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा भी होता है कि कहीं सूखा पड़ गया तो कहीं बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। भारतीय कृषि की सफलता मानसूनी वर्षा के निश्चित समय पर ही तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है, कि भाई अगर अच्छे तरीके से वर्षा हो गई, जितनी चाहिए उतनी हो गई, तो फसल अच्छी होगी। सिंचाई विहीन क्षेत्र, यानी कि जहाँ सिंचाई के कोई और साधन नहीं है, ठीक है, वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहाँ की कृषि पर पड़ता है। यानी कि ऐसा स्थान बेटा जहाँ पर सिंचाई के कोई और स्रोत नहीं है, वहाँ कुआं नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, पानी का कोई रास्ता नहीं है, नहर नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, सिंचाई विहीन क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ पर तो पूरी तरीके से लोग किस पे निर्भर रहेंगे, वर्षा पर। और अगर वर्षा अनियमित रूप से हो या अनिश्चित रूप से हो, ठीक है, तो वहाँ की कृषि पर इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, अचानक से मानसून का विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिससे एक और कारण आता है क्या, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मान लेते हैं कि ये पूरा एक स्थल है बेटा, यहाँ पर क्या है, मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, अब बारिश हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। ये बारिश का पानी जब यहाँ को जाएगा तो ये इन मिट्टी को भी साथ में लेकर बह जाएगा, ठीक है। तो ये मिट्टी का क्या हुआ बेटा, मृदा का अपरदन हुआ, ठीक है ना। तो अचानक से मानसून विस्फोट होने के कारण क्या होता है, कई व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या भी देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है आपका ये, और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है,
कह रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक है बच्चों, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है अक्षांश, दूसरा है पर्वत श्रेणी, तीसरा है आपका जल एवं स्थल का वितरण। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जो भारत है विषुवत रेखा के उत्तर में है, ठीक है। यानी कि हमने कहा ये अगर पृथ्वी है, ये हो गई विषुवत रेखा, इसके उत्तर यानी कि यहाँ पर अपना भारत है बच्चों, यहाँ पर अपना भारत है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर से घेरे हुए ऊपर की ओर। देखो यहाँ से अगर समझने की कोशिश करें, अगर ये हमारा भारत है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है बेटा, क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है बेटा, हिंद महासागर। यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है। ये परिस्थितियाँ यहाँ की जलवायु को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। पहला आता है आपका क्या, अक्षांश। क्या आता है बेटा, अक्षांश। हमने कहा भारत का दक्षिण भाग विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, ठीक है। आपको पता है भारत के मध्य से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा, ठीक है। हमने कहा भारत का जो दक्षिण वाला भाग है यानी कि ये वाला भाग, ठीक है, कौन सा भाग बेटा, ये वाला भाग, तो ये कहाँ पड़ रहा है, आप कहेंगे कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और विषुवत रेखा, देखो ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी विषुवत रेखा, इसके बीच में पड़ा ये क्षेत्र दक्षिण वाला, ठीक है। कह रहा बीच में पड़ता है, यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रभाव रहता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर का भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है। ऊपर वाला इलाका बेटा कैसा होता है, ठंडा, और नीचे वाला इलाका कैसा होता है, गर्म। तो इसलिए नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ की जलवायु गर्म होगी और ऊपर वाले क्षेत्र की जलवायु ठंडी होगी। दूसरी चीज़ आती है आपकी पर्वत श्रेणी। आपको पता है भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी है जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करती हैं, भारत में आने से रोक देती हैं। समझना इस चीज़ को बेटा, ये जो पहाड़ है हिमालय जो आपका, ठीक है ना, तो उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवा भारत में आना चाह रही है, यहाँ से इस तरीके से आना चाह रही है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हिमालय उसको यहीं पर रोक लेते हैं, यहीं पर रोक लेते हैं। और रोकने से क्या होगा बच्चों, रोकने से क्या होगा, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है और यही पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आपके छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जल एवं स्थल का वितरण, यानी कि जब भारत के प्रायद्वीपीय भाग एक और बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी ओर अरब सागर है। देखो हमने कहा बंगाल की खाड़ी यहाँ हो गई बेटा और दूसरी तरफ क्या है, अरब सागर है, ठीक है, दोनों तरफ से घिरा है। इसी कारण यहाँ की जो जलवायु है वो उसकी प्रभावित होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। हमने कहा जिसके कारण दक्षिण पश्चिम हवाओं को आर्द्रता ग्रहण करने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं हैं उनको क्या मिल जाती है, आर्द्रता मिल जाती है। भारत का उत्तरी भाग स्थल है ना, हमने कहा ये जो ऊपर का भाग है ये सारा कैसा है बेटा, स्थल है। नीचे ये समुद्री तट है दोनों तरफ, है ना। इसलिए यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक और शीत ऋतु में बहुत कम हो जाता है, यानी कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दी में सबसे ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है। इसीलिए आप कहेंगे समुद्र तट से दूरी भी या समुद्र तल से ऊंचाई उच्चावाच भी जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि समुद्र से जितनी दूरी होगी, अगर समुद्र से दूरी अधिक है तो उस क्षेत्र पर अधिक गर्मी में गर्मी पड़ेगी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपका ये आता है, एल नीनो क्या है, क्या एल नीनो क्या है, देखो, और इसके क्या परिणाम हैं, भारतीय मानसून तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले कहेंगे एल नीनो क्या है, ये एक जटिल मौसम तंत्र है। क्या है बेटा, एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद होता है, ठीक है, हर 5-10 साल के बाद होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है बेटा, और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। यानी कि सर्दी है तो अधिक सर्दी हो सकती है, गर्मी है तो अधिक गर्मी हो सकती है, और बरसात है तो अधिक वर्षा हो सकती है, ठीक है ना। तो एल नीनो क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र है। क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या परिणाम रहते हैं बच्चों इसके। हमने कहा जो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या होती है, विकृति होती है, यानी कि वायुमंडल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, चेंजेस होने लग जाते हैं उसमें। दूसरा क्या, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है, यानी कि समुद्र का जल जो वाष्प बन के जा रहा है, यानी कि वाष्पीकरण में क्या हो जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी बेटा, ठीक है। और पलवक की मात्रा में कमी आएगी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाएंगी बेटा, ठीक है ना। यानी कि इसी के कारण क्या होगा, समुद्र के अंदर मछलियों की जो संख्या होगी वो घटना शुरू होगी। हमने कहा जो एल नीनो है वो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे भारत में मानसून की लंबी अवधि के
पूर्व अनुमान के लिए एल नीनो के उपयोग किया जाता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। याद रखो बेटा, सबसे बड़ा इसका रूप कब मिला? 90 से 91 के समय में। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून का आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। तो मतलब अगर हम देखें एल नीनो का प्रभाव भारत के मानसून पे कैसे पड़ता है कि यहाँ पर मानसून आने में थोड़ी देरी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होता है और हम पहुँच जाते हैं बेटा अपने कौन से 5वें अध्याय पर, जिसका नाम है क्या? प्राकृतिक वनस्पति। क्या नाम है बेटा? प्राकृतिक वनस्पति। ध्यान देंगे सभी लोग इसके प्रश्न पर। देखेंगे आपको यहाँ पर जब प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया जाए, चलो पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। यानी कि आप कहेंगे ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है बेटा, क्या? ऐसे पेड़ पौधे जो बिना किसी मानवीय सहायता के, जो बिना किसी मानवीय सहायता के उगे हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे, ठीक है। जब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं बेटा, तो इसमें हम अनेक प्रकार के वनों की बात करते हैं, जिनमें से आपका ये प्रश्न पूछता है सदाहरित वन और पर्णपाती वन, दोनों की विशेषताएं बतानी है, ठीक है ना। मतलब सदाहरित यानी कि आप सदाबहार वन भी कह सकते हो इसे, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों तो जरूर याद रखने हैं। तो देखो जरा समझना ध्यान से, अगर हम बात करें सदाहरित वन, शब्द से ही पता चल रहा है जो सदा हरी रहे, यानी कि हरा भरा रहे। तो हमने कहा ये सदा हरे भरे हुए होते हैं, ये बहुत सघन होते हैं। सघन मतलब घने होते हैं। इनकी ऊंचाई 35 मीटर से 50 मीटर तक की होती है और इन वृक्षों की लकड़ी काफ़ी कठोर होती है बच्चों, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो बच्चों ये आपका ये कि आपको यहाँ के जो वृक्ष हैं वो पता होने चाहिए। महोगनी, बांस और ताड़, ये इसके यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। कहाँ के? सदाहरित वन के, ठीक है बच्चों। ये खासियत हो गई इसकी। फिर आपको याद रखना है क्या? पर्णपाती वन की खासियत। तो हमने कहा ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है। ये कम घने हुए होते हैं, इनके वृक्षों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है, इन वनों की लकड़ियाँ कम कठोर होती हैं। ये वन लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं और इन वनों की लकड़ी बहुत उपयोगी होती है ना। इसमें कौन कौन से मुख्य वृक्ष आ जाएंगे बेटा? साल का पेड़ आ जाएगा, सेमल आ जाएगा, महुआ आ जाएगा, ठीक है, आंवला आ जाएगा, आपका बेल आ जाएगा, ठीक है, रवेर आ जाएगा। ये ऐसे मुख्य यहाँ के वृक्ष हैं जो इसमें पाए जाएंगे। कहाँ पर बेटा? पर्णपाती वन में। इनकी खासियत वाली अगर बातें कहें, ये एक सदाबहार, ये घने होते हैं, इनकी ऊंचाई इतनी है और इनकी लकड़ी कठोर होती है। यहाँ की बात करें, कम घने होते हैं, इनकी ऊंचाई कम होती है, लकड़ी कम कठोर होती है, पूरे भारत में पाए जाते हैं। तो इतनी बातें यदि आप कर ले तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और पेपर में याद रखना, पेपर में आपके वनों के प्रकार, ठीक है ना, वनों के प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा 4 या 5 मार्क्स का, ठीक है। 4 या 5 मार्क्स का एक प्रश्न जरूर ही बनेगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे इस क्वेश्चन को, रीड करेंगे एक बार सभी लोग। देखेंगे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे भाई। देखो आपको पता होना चाहिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में पहली बार वन संरक्षण नीति लाई गई बेटा। कब? 1952 में। कब लाई गई? 1952 में, ठीक है। फिर क्या हुआ? सन 1988 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया, इसमें बदलाव किया गया और इसके द्वारा क्या क्या प्रबंध किए गए वो देखेंगे। तो क्या क्या उद्देश्य थे बच्चों? देखो पहला उद्देश्य ये कि पूरे देश में लगभग 33% भाग पर हमें क्या लगाना है? वन लगाना है जी। ये सरकार का उद्देश्य था इस नीति के तहत, ठीक है। दूसरा क्या काम था भाई? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पारिस्थितिक असंतुलित है, यानी कि जहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट साफ सुथरा नहीं है, जहाँ हमें वनों की आवश्यकता है, वहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा अनुवांशिक मूल का संरक्षण करो कि भाई देश की प्राकृतिक धरोहर जो है उनको बचाओ, जैव विविधताओं को बचाओ, ठीक है, इनको बचाना इसका उद्देश्य था। चौथा क्या? मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करने के उपाय भी करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। निम्नकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी तथा वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। कह रहे जो निम्नकृत भूमि है यानी कि जो कम उपजाऊ है उस पर सामाजिक वानिकी करके क्या कर दो? वन रोपित करो।
यानी कि वनों को लगाओ, यानी कि पेड़ पौधे लगाओ जी। ठीक है। छठा क्या इसका लक्ष्य था बेटा, आप कहोगे वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना। यानी कि वनों की उत्पादकता बढ़ा दो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वन होंगे तो अगर आप उसमें जो ग्रामीण जनजाति हैं जो इमारती लकड़ों को यूज़ कर रही हैं ईंधन के रूप में, चारा ले रही हैं, भोजन ले रही हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें पहुंचना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। सातवां क्या था उद्देश्य, कि पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसको बढ़ावा देना है भाई, और पेड़ों की कटाई को रोकना है। इसके लिए जन आंदोलन चलाना चाहिए हमें। ठीक है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। देखो यहाँ पर महिलाओं को शामिल करने की बात इसीलिए कहा गया है क्योंकि महिलाओं को अत्यधिक ज़्यादा पता ही है कि जो वनों की लकड़ी है, क्योंकि वो घर में जब चूल्हा जला रही हैं, ठीक है ना, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हाँ ये वन की लकड़ी है, यानी कि पेड़ों से आई है। अगर महिलाओं को इसके बारे में जागरूक कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि अधिक से अधिक पेड़ बच सकें। ठीक है बच्चों। और देखो वन एवं वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी हो गई, ये इनका उद्देश्य रहा है। तो बच्चों ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है। ठीक है, ये भी आपका आने लायक है प्रश्न। ठीक है बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न आपका कि अनूप वन किसे कहते हैं। भारत में आर्द्र या अनूप वन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले ये याद कर लो कि अनूप वन को हम आर्द्र क्या कहेंगे बेटा, आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं। आर्द्र मतलब जहाँ पर नमी हो। देखो भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो ज़मीन है हमेशा कैसी रहती हो, जलयुक्त रहती हो, यानी कि वहाँ पानी रहती हो या आर्द्र रहती हो, तो वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति उगती है जिसे हम वेलांचली या अनूप वन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेलांचली या अनूप वन कहेंगे। भारत में इस तरह की कितनी भूमि है बच्चों, 8 हैं। कितनी है, 8 हैं, जिसमें से भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, क्या काम है, भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है ना, याद रखोगे। अच्छा इन वनों में टाइगर से लेकर यानी कि चीते से लेकर सरीसृप जैसे छोटे बड़े सभी जानवर पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। अनूप वन में पर्यावरणीय संरक्षण, जैव विविधता एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए इन वनों के अस्तित्व की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ना। ठीक है, याद रखोगे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखेंगे जरा, इसके बाद पूछा क्या इसी के नीचे हमसे ये पूछा गया है कि वन्य प्राणी अधिनियम कौन सा बेटा, वन प्राणी अधिनियम, ठीक है ना, कौन सा, वन प्राणी अधिनियम कब पास हुआ और इस अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। तो देखो वन्य प्राणी अधिनियम हमने पिछले अभी कुछ क्वेश्चनों में बात की थी कि 1972 में हुआ। ठीक है, 1972 में हुआ और इस अधिनियम के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। 2 उद्देश्य कौन कौन से, पहला ये कि इस अधिनियम के अनुसार कुछ सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियां जो संकटापन्न है उनको क्या दी जाए बेटा, सुरक्षा दी जाए। ठीक है ना, उनको सुरक्षा दी जाए। और दूसरा क्या कि सरकार द्वारा निर्धारित जो नेशनल पार्क हैं, पशु विहार हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी सहायता मिले। क्या मिले बच्चों, कानूनी सहायता मिले। ये इनके क्या थे, उद्देश्य थे। किसके बेटा, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 वाले के। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने आता है ये कि राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं और अभ्यारण्य, इनमें क्या अंतर है ये बताएंगे। देखो जो राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, ये सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान करते हैं। ठीक है, इसकी सीमा में पशुचारण की मनाही है, ये याद रखोगे। ठीक है, इसकी सीमा में क्या मना है बेटा, पशुचारण मना है कि आप पशुओं को चरा नहीं सकते। ठीक है, साथ ही इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि अधिकार नहीं मिलता, यानी कि इस जगह की भूमि को कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता। और वहीं पर अगर हम बात करें किसके, अभ्यारण्य की, ठीक है ना, तो अभ्यारण्य क्या है बेटा, इसमें कम सुरक्षा का प्रावधान होता है और इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है कि व्यक्ति इसमें जाकर घूम सकता है। ठीक है, इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग भी किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है थोड़ा कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में क्या अंतर था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो होते हैं इनकी विशेषताएं बताइए। और कितनी विशेषता, 3 विशेषता पूछे हैं। आप कह देंगे साफ साफ कि ये उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सीधी सी बात है बेटा, जहाँ पर वर्षा कम होगी तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर कटीले वन होंगे, कांटेदार वन होंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर अनेक प्रकार के घास व झाड़ियाँ शामिल होती हैं इन वनों में। चलो देखो दूसरा क्या कहते हैं, इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष
ठीक है, कैसे रहते हैं, पत्ते रहित रहते हैं, यानी कि पत्ते नहीं होते उन पे, और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं, ठीक है, केवल कांटे कांटे से दिखेंगे। उदाहरण के तौर पे बबूल हो गया आपका, बड़े हो गए खजूर, खैर, नीम, खेजगी और पलास, यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं, ठीक है ना, याद रखोगे इस बच्चों को, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, आपके दक्षिण पश्चिम में पाया जा रहा है, पंजाब में पाया जा रहा है, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे क्षेत्रों में ये शामिल है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आया, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो बच्चों हमने ये अपनी 11वीं क्लास की, ठीक है ना, 11वीं क्लास की जियोग्राफी को, किसको बेटा, जियोग्राफी को, है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना, एग्ज़ाम में इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए गए ना, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए गए उससे 98%, लगभग 98% सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब देखो बच्चों, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप लोगों से खाली इतना ही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही आपके लिए नई वीडियो आए और आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख सकें और अपने एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।